जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। मैं स्वाति तोमर स्वागत करती हूँ आपके प्रैक्टिस सेट 10 में। और आज आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर मैं पैराग्राफ की बात करूं तो आपके 20 पैराग्राफ हो जाएंगे और पर पैराग्राफ 5 क्वेश्चन होते हैं। तो 20 पंजा 100 क्वेश्चन तो आपके पैराग्राफ से हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपके वैसे हो जाएंगे। तो 150 क्वेश्चन आज आप 10 प्रैक्टिस सेट तक कर लोगे, और वो भी बहुत कम समय में। जितना समय आप रील्स देखने में गवाते हैं ना, उससे कम समय में आप 150 क्वेश्चन कर चुके होंगे। तो चलो भाई, हूबहू क्वेश्चन देखेंगे आप सभी के सामने। प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है? देखो, 4 काल होते हैं हमारे। कितने? 4 काल। आप बोल दीजिए आदिकाल। आदिकाल के बाद आप बोल दीजिए बेटा भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद बोल दीजिएगा आप रीति काल, और रीति काल के बाद बोल दीजिएगा आप आधुनिक काल। और इसी आधुनिक काल को हम क्या कहते हैं? गद्य काल भी कहते हैं। तो और इसी आधुनिक काल की शुरुआत, गद्य काल की शुरुआत किसने करी? तो वो करी बेटा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, मतलब भारतेंदु युग ने। तो हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग आपका भारतेंदु युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? भारतेंदु युग। मतलब ये आपका, ये समझ लीजिए 50 वर्ष रहा, मतलब 1850 से 1900 रहा। और कल के प्रैक्टिस सेट में या परसों के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के नाम पर पढ़ा। और शुक्ल युग किसके नाम पर पढ़ा? रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पढ़ा, है ना। रामचंद्र शुक्ल के नाम पर पढ़ा। प्रेमचंद के नाम पर कोई युग का नाम नहीं है। एक करेला तो दूजा पेड़ चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा नीम चढ़ा। बताओ भाई, एक करेला तो दूजा नीम चढ़ा। तो दूसरे का आपका क्या है बेटा? दूसरे का है आपका डी। तू अगर तू कड़वा तो मैं भी नीम चढ़ा, मैं भी तेरा बाप हूं। सदैव शब्द में संधि है। देखो, जहां आपको ये मिल जाए और जहां आपको ये मिल जाए, वहां आपकी क्या होती है? वृद्धि संधि होती है ना। और सदैव तोड़ना भी आपको शब्द को वहीं से ही है, यहीं से तोड़ना है। तो क्या आ गया? सदा धन एव आ गया। ठीक। अब बात आती है कि इस मात्रा का निर्माण कैसे होता है। तो ए और आ के साथ बताओ, अगर आप छोटी और बड़ी ई जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? ए बनेगा। सही सही बताना भाई, ठीक है। ए और आ के साथ अगर आप क्या ओ और औ जोड़ दोगे तो क्या बनेगा बेटा? आपका औ बनेगा। ठीक। आप मुझे ये बताना कि यहाँ मैंने एक चीज गलत बताई है। मैं चाहती हूं कि आप मुझे वृद्धि संधि का सूत्र बताएंगे। ठीक है, तो आप मुझे वृद्धि संधि का सूत्र बताएंगे, तो मुझे बताएंगे कि कहाँ मैंने गलती की है। पर मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है इस टाइम, है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की बात चल रही है। ठीक है, तो ये तो बेटा यहाँ नहीं, ये तो गुण संधि का है, हम वृद्धि संधि की बात करेंगे। तो ये कहाँ से बनेगा? ए और आ में आप क्या जोड़ोगे बेटा? ए और आई जोड़ोगे, तब आपका आई बनेगा, मतलब ये दो मात्रा। और औ जोड़ोगे तब आपकी ये वाली मात्रा। ये दो सूत्र होते हैं आपके वृद्धि संधि के। चलो भाई, ठीक है। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। हस्ताक्षर बहुवचन है। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। कर दिए, कर दिया नहीं आएगा, कर दिए। मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन है। कैसे याद रखोगे? बैंक में जाओ, अगर एक अच्छा कर्मचारी है तो वो रेस्पेक्ट से बोलेगा कि सर प्लीज सिग्नेचर प्लीज, हस्ताक्षर कर दीजिएगा, है ना। तो आपको बताना है अनुचित जोड़ा। लभ्य जिसे लाभ भी मिले, अलभ्य जिसे लाभ ना मिले। शेष बचा हुआ, अशेष जो बचा हुआ ना हो। शिष्ट, शिष्ट का तो अशिष्ट होता है। क्या होता है? प्रशिष्ट नहीं होता। शीर्ष ऊपर को कहते हैं, तल नीचे को कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा सही है? अनुचित जोड़ा बताया है बेटा, तो आपका सी बिल्कुल सही है, क्योंकि शिष्ट का अपशिष्ट होता है ना। लिख दो, शिष्ट का क्या होता है? अपशिष्ट होता है। अप उपसर्ग लगाना है आपको, अपशिष्ट। चलो भाई, अब आ जाते हैं बेटा हम पैराग्राफ पर।
पारखी डॉक्टर बोंगल ने यूं ही चंबा को अचंबा नहीं कह डाला, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खींचे चले आते। चंबा की वादियों में, अच्छा चंबल घाटी, चंबल की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देता है, और वे बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं। जहां मंदिर में उठती स्वर लहरियां, नदियों में उठती स्वर लहरियां परिवेश को आध्यात्मिक बनाती है, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है, और चंबा के लोग अलमस्त फक्कड़ तबीयत के हैं। चंबा की पहाड़ियों को ज्यों ज्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वक्र सामने खुलते चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में ही तो है चंबल घाटी। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोंगल ने इसे आचंबा कहा। चंबा का यह सौभाग्य रहा कि इसमें एक से एक बड़ा कलाप्रिय धार्मिक जनसेवक राजा मिला। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके पूरे भारत में फैली। इन कलाप्रिय नरेशों में राजश्री सिंह, ठीक है, राजा राम सिंह व राजा भूरी सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला हो, मूर्तिकला हो या काष्ठ कला हो, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखे तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है? बेटा वो मन को हरने वाला है, ठीक है, मनोहर है। डॉक्टर बोंगल ने चंबा को अचंबा कब कहा? वहां से आने के बाद या देखने के बाद, ये बताओ। तो बेटा अनुभव के बाद, क्योंकि वे चंबल गए, वहां उन्होंने घूमा, वहां का एक्सपीरियंस लिया, तभी तो उन्होंने अरे चंबा बोला इसको। चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया? क्योंकि राजा के कारण, ठीक है, किसके कारण बेटा? राजा के कारण। चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई? तो बेटा ये कलम शैली का जिक्र आया था नहीं आया था? ध्यान से पढ़ा करो जैसे मैं पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इन पैराग्राफों को आपसे पहले पढ़ती हूँ, मैं साथ के साथ ही पढ़ती हूँ। वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में पहचानिए। वशीकृत का मतलब मंत्र मुग्ध, बड़ा आसान है या नहीं है? मंत्र मुग्ध करना, वशीकरण कर देना। अब आ जाता है दूसरा पैराग्राफ, मानव के मम्र स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति, ठीक है, तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा देखभाल होता है, शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्य कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। क्या अपनाकर? सेवक प्रवृत्ति अपनाकर, निस्वार्थ व्यक्तित्व से, ठीक है। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। ने अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। क्या है? यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्य कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। किसका उद्देश्य है? यो धर्म कर्म का। और ध्यान रखियो बेटा, ऐसा ना हो कि नहीं प्रैक्टिस सेट में से पैराग्राफ मिल जाए, हैं? ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते ही रहते हैं।
यही बोला था ना, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में। बताओ भाई, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है आपका, ठीक है। पहला प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं और आपके सामने बेटा पहला क्वेश्चन है। बताओ क्या लिखा है ये। अच्छा, ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं, उठते रहे हैं। तो ये 4 पार्ट है, कै, खे, गे और घे। इनमें आपको अशुद्ध वाक्य को बताना है जिसमें अशुद्धि हो। तो बताओ भाई किसमें अशुद्धि है। सज्जन मनुष्यों या सज्जन मनुष्य के अंतर्मन। सज्जन मनुष्य के अंतर्मन मतलब खे में आपकी क्या है, अशुद्धि है। से शब्दों से भिन्न शब्द पहनानी है। सत गति, ये क्या है, सत धन गति, सत धन कर्म। अरे वाह, ये क्या है, सत धन गुण। बस हो गया। भिन्न आपका सत्यवादी है क्योंकि इनमें सत उपसर्ग है। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत अर्थ, भाई निस्वार्थ जिसके अंदर क्या हो, स्वार्थ ना हो। और बेटा स्वार्थी क्या होता है, जिसके अंदर स्वार्थी हो। आध्यात्मिक, भाई वही है अध्यात्म। अध्यात्म में जब तुम एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आध्यात्मिक बनेगा। और बेटा अगर तुम अध्यात्म को तोड़ोगे तो अधिधन आत्म बनेगा। तो वही बात है, अधिधन आत्म, धन और इक। आत्म इसमें मूल शब्द है, तो अधि और इक, अधि और इक। ताप, अच्छा ता भी है क्या, ता भी है तो बस आपका ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नहीं वो तो आधी लिख रहा है, नहीं फिर तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अधि इक और था ये प्रत्यय है। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हो। बताओ भाई किसको पूजोगे। देखो सबसे लास्ट की लाइन थी, मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रवृत्ति को लेकर, सज्जन लोगों के जो सेवक वृत्ति को लेकर, परहित, परहित मतलब दूसरों का हित करते रहेंगे, ऐसे ही लोग हमेशा पूजे जाते हैं। आज आपके 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी प्यारे बच्चे हिंदी बाय स्वाति मैम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। कोई भी डाउट हो तो हिंदी बाय स्वाति मैम इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे, वहां मैसेज कर देंगे। और हिंदी बाय स्वाति मैम आपका ही चैनल है, हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आपको स्टेटस जरूर लगाना है और अपने यारों दोस्तों को शेयर करना है। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद, हर हर महादेव।